Hello student, I am again in front of you with a video for 11th class. That was the first video of 4th chapter. And in this video we have discussed about a very important topic of physics, that one is vector. देखो बेटा, अगर वेक्टर के बारे में बात करूं तो ये कहा जाता है कि अगर आपको वेक्टर समझ में आ गया तो फिजिक्स समझ में आ गई, और अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप फिजिक्स समझ नहीं पा रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। जैसे मैंने इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था आपको, वो था आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, और वो भी पता नहीं इक्वेशन ऑफ मोशन किस क्वेश्चन में कहां पे आपको सोल्व करनी पड़ जाए। मीन्स ये नहीं कह सकते कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ना करें तो काम चल जाएगा, तो नहीं कहां पे बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ जाएगी, तो कहीं में भी यूज करना पड़ जाता है। ऐसे ही वेक्टर है, वेक्टर पता नहीं किस प्रॉब्लम में, किस क्वेश्चन में, किस चैप्टर में कहां पे आपके सामने आ जाए। तो ये चीजें आप ऐसी हैं, आप डायमेंशनल एनालिसिस ले लीजिए, आप मोशन इन प्लेन ले लीजिए, आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन ले लीजिए, तो ये चीजें ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी लूजली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, और दूसरी चीज मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे साथ रहिए, आपको चीजें समझ में आएगी और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए, और कोई चीज अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो अब हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से। तो मैं वेक्टर स्टार्ट करता हूं। अब वेक्टर में सबसे पहले बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, सारे के सारे डेफिनेशंस की बात करता हूं। तो डेफिनेशन में सबसे पहली बात है आपकी स्केलर। स्केलर कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, उसमें आपको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती है, वो आपकी स्केलर है। साथ के साथ एग्जाम्पल भी देता चलूंगा मैं। एग्जाम्पल है आपका मास टाइम स्पीड डिस्टेंस एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये आपकी सारी स्केलर क्वांटिटी है, मास टाइम स्पीड डिस्टेंस एनर्जी और बहुत सारी। तो इनमें आपको कहीं पे भी आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। दूसरी क्वांटिटी आपकी वेक्टर, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसमें अपने मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है, और डायरेक्शन की। जहां पे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी और डायरेक्शन की। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, बहुत सारी हैं एक्सेट्रा। आगे आते जाएंगे, आप समझ रहे हो। देखो, अब आपके सामने एक चीज आई, डिस्प्लेसमेंट और यहां डिस्टेंस। मैं ऐसे आपको थोड़ा इसका बेसिकली डिफरेंस बताऊंगा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ऑब्जेक्ट को बी पे जाना है, ऐसे रास्ता बना हुआ है, ये पाथ है ए से बी तक जाने का। तो ए से बी तक जाना है, ये पाथ, ए से बी दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो
अगर आपने ब्लाइंडली पाथ फॉलो कर लिया, ब्लाइंडली पाथ में चले गए, तो दैट वन इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट वन इज डिस्प्लेसमेंट. मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस तो हमने यहां से ली, कोई दिक्कत नहीं. जब हम बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे तो आपको बी पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ पे तो मुझे बॉर्डर बनाना पड़ा दिखाई दे रहा है ये सब, पर नॉर्मली दिखाई नहीं दे रहा. मान लें यहाँ से किसी सिटी में जाना है, मुझे दिखाई दे रहा आपको, तो आप क्या करोगे फिर? आपको इस एंगल की नॉलेज होनी चाहिए. ये एंगल कितना है, इस एंगल की अगर आपके पास नॉलेज है तो आप छोटे डिस्टेंस से पहुंच जाएंगे. अगर एंगल थोड़ा भी कम ज्यादा हो गया तो आप बी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे. तो आपके पास क्या क्या चीज चाहिए बी तक पहुंचने? डिस्टेंस मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मीन्स एंगल. तो दोनों चीजें चाहिए, इसी वजह वेक्टर का है. तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो. आई होप कि आपको वेक्टर समझ में आ गया. जैसे मान लिया फोर्स मैंने बताया, ये मार्कर है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, तब मुझे ऊपर उठेगा. अगर मैं डाउनवर्ड लगा दूं या इधर लगा दूं या इधर लगा दूं तो नहीं उठेगा. तो क्यों? क्योंकि फोर्स हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें लगाना है. और कैसे क्वांटिटी होगी? मास है, किसी भी डायरेक्शन में हो. मास क्या है? टोटल मैटर ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी. जितना उसके अंदर मैटर है वो किसी भी डायरेक्शन में मैटर को नहीं रहेगा. आपके पास टाइम है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलता है. टाइम में कभी आप वापस तो जा ही नहीं सकते, उल्टे थोड़े जा सकते हो. टाइम जो बीत गया आगे बढ़ोगे. आपके पास स्पीड है, डिस्टेंस है, एनर्जी है. एनर्जी जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, कहीं पे भी हो, एनर्जी की वैल्यू वही होती है, सेम होती है. तो ये तो हो गया वेक्टर. और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, या तो हम बोल्ड लेटर लिख लेते हैं. जैसे मान लीजिए ए लिखा है, इसको मैं बोल्ड कर दूं, ये वेक्टर है. या तो हम बोल्ड लेटर, या फिर उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं. वर्ड के ऊपर एरो हेड, इसका मतलब है तो बोल्ड में लिखा हो या उसके ऊपर एरो हेड लगा हो. ये रिप्रेजेंटेशन है. ये एरो यहां से यहां तक मान लिया, बना दिया, फिर रिप्रेजेंट कर दिया. ये टेल होती है और ये हेड होता है. एरो का हेड और एरो की टेल. मीन्स वेक्टर की टेल ये है, वेक्टर का हेड. इधर एरो का सिंबल है वो हेड है, वो दूसरे वाली टेल है. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर की एक सिंबल लगा, इसका मतलब नहीं कि डायरेक्शन इसकी है, इसका मतलब है कि वेक्टर है. डायरेक्शन तो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो इसका मतलब ही वेक्टर है. इसमें रिप्रेजेंट. अब टाइप ऑफ वेक्टर, तो नॉर्मली दो तरीके के वेक्टर होते हैं हमारे पास. एक होते हैं हमारे पास पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर वो है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट जिसके पास है वो आपका पोलर वेक्टर है. एग्जाम्पल जो भी मैंने लिखे हुए हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम,
linear momentum, mass into velocity, etc. ये आपके फुल वेक्टर। जैसे बोथ है किस पॉइंट पे लगाए, स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरे होते हैं आपके एक्सियल वेक्टर। These are the रोटेशनल इफेक्ट। ये रोटेशनल इफेक्ट होते हैं, मीन्स कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उसके लिए जो होते हैं, एग्जाम्पल टॉर्क, एंगुलर मूवमेंट, एक्स, ये आपके क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस से होती है। वेक्टर ऐसे रोटेट हो रही है बॉडी तो इनकी डायरेक्शन एक्सिस से होती है। जैसे मान लिया ये बॉडी है तो क्या होता है, देखो दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगे तो बॉडी को रोटेट कर देंगे। इधर फोर्स एक लगा नीचे वाले पे, ऊपर वाली साइड में लगा तो इसने बॉडी को रोटेट कर, देखो फोर्स तो ये है, पहला फोर्स लग जाएगा पर दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग गए तो बॉडी को रोटेट कर देते हैं। एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क बोल देते हैं। तो जो टॉर्क की बात मैं कर रहा हूं, ये इसको घुमाने हैं तो इसमें ऐसे फोर्स लगाया, देखो ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे घूम गई बॉडी, ऐसे घूम गई तो बॉडी की डायरेक्शन तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, देखो वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि रोटेट कर दी है, ऐसे भी कर सकती 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 है। तो ये रोटेट तो हो गई पर इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ऐसे रोटेट हो गई तो ये डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्स। मींस बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है और डायरेक्शन ये है इसकी एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं। आपके पास पेन है, पेन की जो निकल होती है वो उसकी एक्सिस होती है, तो ये इसकी एक्सिस है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट, एक्सिस के इनवर्ट होगी या आउटवर्ड होगी। तो बॉडी तो ऐसे घूम रही है पर डायरेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड है, तो ये आपकी एक्सियल वेक्टर होगी। ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस पोलर वेक्टर मानना सीधे सीधे वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट है। एक्सियल वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट है इनका इनिशियल पॉइंट नहीं होता है और ये एक्सिस के अलोंग होते हैं, बॉडी की एक्सिस के अलोंग, जो भी जिस टाइप का मूव कर रही है उसकी एक्सिस के अलोंग होते हैं, दैट वन इज द एक्सियल वेक्टर। अब कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, एक एक टर्म बताऊंगा क्या कहते हैं। मीन्स जो वेक्टर में वर्ड्स आते हैं कई बार देने इक्वल वेक्टर, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, देखो इक्वल वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मींस लेंथ इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर है। ये इक्वल वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर। मींस ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो दीज आर द इक्वल वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड। दूसरा नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स एक वेक्टर ये है आपका और एक वेक्टर ये है। ए बी का नेगेटिव है, बी ए का नेगेटिव। देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन एक इधर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के बीच में 180 डिग्री है। तो यहां पे क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि दूसरा उसके नेगेटिव डायरेक्शन, ये आपके नेगेटिव वेक्टर मीन्स ए का नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, बी का नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड वेक्टर का, मीन्स ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी सिर्फ लेंथ की बात करता है, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं है। देखो वेक्टर में दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
अब अगर हम मैग्नीट्यूड अलग हटाते, डायरेक्शन लगा दे, उसकी डायरेक्शन को हटाते तो उससे बचेगा क्या? मैग्नीट्यूड। तो उसमें से हमने इसकी डायरेक्शन निकाल दी तो मैग्नीट्यूड बच गया। इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर मीन्स अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो जो बचेगा वो हमारी सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी, और डायरेक्शन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। मीन्स यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, मीन्स का मैग्नीट्यूड 1 हो और सेम डायरेक्शन एज द गिवन डायरेक्शन, और जो वेक्टर है उसकी ही सेम डायरेक्शन हो। मीन्स यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। डायरेक्शन कोई हो तो गिवन वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड यूनिट। देखो वेक्टर में दो चीज होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, तो ये जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है, अब 1 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज में कर दो आप, वो चीज वही रहेगी। 10 में 1 की मल्टीप्लाई करो 10, 15 में 1 की मल्टीप्लाई करो 15। तो अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से देखो, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते तो पूरा वेक्टर बन जाए। 10 मैग्नीट्यूड है, उसकी जो डायरेक्शन है तो दोनों ही मल्टीप्लाई करते पूरा वेक्टर बन जाता है। तो मैग्नीट्यूड हम ये ऐसे फाइंड कर लेते हैं और डायरेक्शन ऐसे फाइंड, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी सिर्फ डायरेक्शन रह जाती है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो सिर्फ इसमें डायरेक्शन बच गई, और ये डायरेक्शन आपकी क्या होती है? यूनिट वेक्टर। ये आपका यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। उसके हेड पे कैप लगा देते, देखो यहाँ पे आपका एरो हेड लगा है, यहाँ पे कैप लगा देते हैं। कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या है? देखो नॉर्मली आप 3 एक्सिस पढ़ते हो, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तो जो एक्स अक्ष के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, ये आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। एक्स अक्ष के जो अलोंग होता है आई कैप, वाई एक्स का अलोंग होता है जे कैप, और जेड एक्स का अलोंग होता है के। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आई कैप कहीं भी आई कैप की तरह जाए तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तीन ही एक्सिस आप पढ़ते हो, तो तीनों के लोग यूनिट वेक्टर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की जगह आपको 3 यूनिट वेक्टर्स हो गए, आई कैप, जे कैप, के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्स। ये हो गया। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। अब देखो जब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स की बात करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा, सारी चीजें को थोड़ी डेफिनेशन, लेकिन उसके बाद में क्या करेंगे डेरिवेशन पोर्शन और चीजें जो समझानी है उसको बात करूंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको डिफाइन करता हूं। उसके बाद में को इनिशियल वेक्टर, अगर दो वेक्टर है, 2 से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही है, सारे एक ही इनिशियल पॉइंट से आ रहे हैं, ए बी सी डी यहीं से आ रहे हैं सारे, तो दी जाता को इनिशियल वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर, अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट एक ही है, ये टर्मिनल पॉइंट जहां पे आ रही है एक ही है, तो दैट वन इज द को टर्मिनस वेक्टर। अगर इनिशियल पॉइंट एक है तो को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर, और अगर फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट एक है तो को टर्मिनस वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, अगर 2 वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग है,
0 डिग्री एंगल में सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, तो एक ही लाइन के लॉन्ग होंगे। मान लिया एक्स ऐसे तो दोनों वेक्टर एक्स एक्स के लॉन्ग ही होंगे, या प्लस एक्स या माइनस एक्स। तो ये आपके कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में है तो कोप्लेनर वेक्टर। अब थोड़ा सा आपको यहां कंफ्यूज रहा, कोप्लेनर क्या करते हैं? तो कोप्लेन का मतलब होता है टू एक्सिस। ये मेरे पास एक बुक है, इसमें 3 एक्सिस है, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स। एक्स एक्स, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। तो दूसरे लोग थोड़ी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर एक्स एक्स, इधर वाई एक्स, इधर जेड एक्स। अगर प्लेन की बात करूं तो 2 एक्सिस है। देखो ये है, ये एक्स एक्स पे है और वाई एक्स, एक्स एक्स पे है वाई एक्स पे। ये है, ये एक्स एक्स पे है और जेड एक्स पे है। ये वाली चीजें है, ये वाई एक्स पे है और जेड एक्स पे है। तो ये सारे प्लेन बन गए, प्लेन ही हो 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 गए। कितने प्लेन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 प्लेन बन गए। तो ये सारे प्लेन बन गए। तो दैट इज कॉल्ड जो एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लें यहां एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो ये सारे एक्स और वाई एक्स में है, जेड एक्स में नहीं है। क्यों? जेड एक्स तो ये तो हाइट पे होगा या बैकवर्ड होगा या फॉरवर्ड होगा, मीन्स बोर्ड से ऊपर होगा या बोर्ड के पीछे होगा। और वो तो हम बना ही सकते हैं यहाँ पे। तो हम जो वेक्टर बना रहे हैं यहाँ पे वो कोप्लेनर वेक्टर ही है। तो ये हो गए जो एक ही प्लेन में है। जरूरी नहीं इनिशियल पॉइंट एक ही होगा, ये ना इनिशियल पॉइंट एक नहीं, इनिशियल पॉइंट एक होते तो कोइनिशियल वेक्टर हो जाएंगे, पर कोप्लेनर में एक ही प्लेन में है सारे के सारे। ये होगा कोप्लेनर वेक्टर। फिक्स्ड और लोकेलाइज्ड वेक्टर, जो वेक्टर फिक्स्ड हो, किसी पोजीशन पर फिक्स हो, कहीं से कैसे स्टार्टिंग पॉइंट उसका बनना है, वो आपका फिक्स्ड और लोकेलाइज्ड वेक्टर। दूसरा फ्री और नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर, जो फ्री हो, लोकेलाइज्ड ना हो। मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है यहां से यहां से, फिर यहां से यहां से, तो पहले वेक्टर ये था, फिर वेक्टर ये, तो फिक्स नहीं है कोई पॉइंट उसका, कोई फिक्स वेक्टर नहीं है, तो वो फ्री वेक्टर है, नॉन लोकेलाइज्ड वेक्टर। ये आपकी रिलेटेड डेफिनेशन होगी। इसमें ये 5 डेफिनेशन तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, मॉडल्स ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब आगे इसकी बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि वो वेक्टर जो उस बॉडी की ओरिजिन से पोजीशन बता रहा हो, जो बॉडी की ओरिजिन से पोजीशन बता रहा हो, वो हो गया पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन जानते हो आप, जहां एक्स एक्स की वैल्यू भी 0, वाई एक्स की वैल्यू भी 0, जेड एक्स की वैल्यू भी 0, तो वो होता है आपका ओरिजिन। ये ओरिजिन है। अब एक बॉडी यहां पे है ए पॉइंट पे, तो ये जो चीज है ओ ए, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये बॉडी कुछ टाइम बाद में यहां पे बी पे पहुंच गई, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब बॉडी का ओरिजिन से पोजीशन क्या है इसकी? ओ बी। तो ओ ए ओ बी दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर। फिर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो उस बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का रिलेशन दे रहा है, पोजीशन बता रहा है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक भी, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का जो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो इसका हो सकता है, अगर कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होकर जा रही हो तो वही उसका पोजीशन वेक्टर है और वही उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो सकता है।
नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मान लिया एक स्केलर की हमने एक वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दी, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी और उसका मैग्नीट्यूड जो स्केलर की वैल्यू है उतनी ही गुना हो जाएगा। अगर मान लें कि -n है, इसकी मल्टीप्लाई की तो -n। तो अगर एक स्केलर की एक वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर। अगर किसी रियल नंबर की किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाएगा जो रियल नंबर की वैल्यू होगी। रियल नंबर तो -n भी हो सकता है। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक ही बात है, मीन्स सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। उसके बाद में रिजल्टेंट वेक्टर, देखो रिजल्टेंट वेक्टर है अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट, मीन्स कंबाइंड इफेक्ट का मतलब दो वेक्टर को आपने ऐड कर दिया तो उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट उतना ही आ रहा है जितना इस तीसरे वेक्टर का, तो ये तीसरा वेक्टर उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। मीन्स दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और दोनों वेक्टर से कंबाइंड में जो डायरेक्शन आ रही है वो ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स इज द वेक्टर which gives the same effect as all the vector combinedly given। सारे वेक्टर कंबाइंड हो गए जो वेक्टर इफेक्ट गिवन कर रहे हैं वो ही उनका रिजल्टेंट वेक्टर देगा, तो वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू और मोर देन टू वेक्टर इज द वेक्टर which has the same effect as all the vector given combinedly। कंबाइंड हो गया सारा वेक्टर जो इफेक्ट दे रहा है वही अकेला वेक्टर दे रहा है, तो इसका मतलब वो वेक्टर उन सबका रिजल्टेंट है। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैंने आपको जो रिलेटेड डेफिनेशन थी वो बता दें। हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स कैसे वेक्टर बताया वेक्टर है स्केलर है। देखो एक क्वांटिटी है वो यहां पे है, इस पोजीशन पे रखी हुई है, मैं इसको पी पोजीशन कह रहा हूं। अब कोई पूछ ले पोजीशन वेक्टर क्या है, ये मैंने एक्स एक्स बनाया, ये वाई एक्स बनाया, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो ये एक्स एक्स पे कितनी डिस्टेंस पे है, मान लिया ये एक्स डिस्टेंस, या मैं कह रहा हूं 4 डिस्टेंस। इधर कितनी डिस्टेंस पे है, मैंने मान लिया 3 डिस्टेंस। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। मीन्स अगर इस बॉडी का मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं ओपी, ओ से स्टार्ट होती है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। और इसको अगर लिखना है मीन्स बॉडी की पोजीशन है क्या, ओरिजिन से 4 डिस्टेंस एक्स एक्स पे, 3 डिस्टेंस वाई एक्स। 4 डिस्टेंस किस एक्स पे है, एक्स एक्स पे लो, और एक्स एक्स के लो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्स का तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो वेक्टर को किसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर मान लिया कोई बॉडी हमारे पास ये है ए, तो इसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप।
देखो क्योंकि थर्ड एक्सिस मैं नहीं बना तो उसमें हाइट बनानी पड़ेगी और हाइट फिर आपको दिखाई नहीं देगी। अदरवाइज मैं इसको मान लिया यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता, यहाँ पे रख देता, यहाँ पे, तो इसमें जेड एक्सिस बन जाता। जेड एक्सिस कितनी हाइट बनती जो इस मार्कर की हाइट है। तो फिर इसमें मान लिया ये इधर 5 हो जाता तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगर मैं ये P पॉइंट यहाँ होता तो -4 हो जाता क्योंकि ओरिजिन से इधर माइनस होगा एक्स और इससे नीचे होगा वाई माइनस का। देखो ओरिजिन से ऊपर वाई प्लस, ओरिजिन से नीचे वाई माइनस, ओरिजिन से राइट में एक्स प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट में एक्स माइनस, ओरिजिन से ऊपर जेड प्लस, ओरिजिन से नीचे जेड माइनस। ये तो पता होगी आपको सारी चीजें। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया 4i कैप प्लस 3j कैप। अब ये बॉडी कुछ टाइम बाद में यहां पे पहुंच गई क्यू पॉइंट, ये पहुंच गई यहां मीन्स ओ क्यू हो गया, मेरे साथ रहना, ओ क्यू हो गया। अब ये तो हो गया 4 और ये हो गया, तो अब हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप। ये दोनों पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसका, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज PQ, P से स्टार्ट होकर Q तक। तो PQ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। PQ मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। 3i प्लस 4j माइनस 4i प्लस 3j। तो ये हो गया 3i प्लस 4j माइनस 4i माइनस 3j, 3i माइनस 4i माइनस का i, 4j माइनस 3j प्लस का j। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एक्स अक्ष पे ये 4 थी 3 होगी माइनस का 1 हो गया, वाई अक्ष पे 3 थी 4 होगी प्लस का 1 हो गया। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। सीधे सीधे माइनस प्लस करेंगे अगर आप i j k की फॉर्म में लिखते हो, और अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखते हो तो फिर आप सीधे सीधे माइनस प्लस नहीं कर सकते। ये तो होगा रिप्रेजेंटेशन। मैंने देखो आपको पोजीशन वेक्टर बताया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओ पी ओ क्यू, देखो जो ओ से स्टार्ट होता है पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अगर मुझे ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? जो आई कैप के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, जो जे कैप के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, अगर के कैप होता उसके मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, और सारे का फिर अंडू स्क्वायर करके जोड़ दो और फिर रूट कर दो। 16 प्लस 9 25, आंसर 5। ये आंसर आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड होगा। अगर आपको OQ फाइंड करना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर, 9 प्लस 16 अंडर 25 अंडर दैट 185। मैं ये भी 5 है 85 आपको दिखाई दे रहा, दोनों लाइन इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। और अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर का अंडर 1 प्लस 1 का अंडर दैट इज अंडर। देखो इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई में क्या है -1 की, -1 का स्क्वायर, जे कैप में क्या मल्टीप्लाई है 1 की, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 और +1 का स्क्वायर भी 1 + 1 2 का अंडर। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P।
मीन्स 1 जल्दी बनते। देखो और आपने फाइंड भी करना तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, ये हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अनुरूप, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अनुरूप 5। तो ऐसे तो फाइंड करते हैं। मीन्स मैग्नीट्यूड का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ लंबाई कितनी है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गए हर एक वेक्टर के। और वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझेंगे। देखो अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जिसको मैंने ए कह दिया, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का, अगर कोई माइनस में भी हो तो स्क्वायर अपने आप को प्लस हो जाएगा। अगर मान लिया ए वाई माइनस का है, यहां माइनस है, तो ए वाई माइनस का स्क्वायर फिर प्लस का स्क्वायर, तो उससे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात है डायरेक्शन की, मीन्स यूनिट वेक्टर की। ये तो मैग्नीट्यूड की बात की, अब मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मान लिया मुझे वेक्टर ए का ही यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने क्या बताया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अनुरूप, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ओपी का यूनिट वेक्टर मुझे फाइंड करना है, तो ओपी वेक्टर को ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ओपी वेक्टर का मतलब 4i प्लस 3j, और मैग्नीट्यूड का मतलब ओपी का मैग्नीट्यूड मतलब 5, तो ये हो गया 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। ये इसका यूनिट वेक्टर बन गया। और मैंने बताया यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। अगर मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूं तो 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, और इसका अनुरूप 16/25 प्लस 9/25 का अनुरूप, मीन्स 25/25 का अनुरूप, एंड दैट वन इज 1। तो यूनिट वेक्टर देखना सबसे अच्छा तरीका, इसका मैग्नीट्यूड देख लो फाइंड करके, वो बनाना है, तो यूनिट वेक्टर है। तो आप ऐसे यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, मीन्स वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये मैंने बताई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और वेक्टर से आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, उसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे। ये थोड़ी बेसिक सी चीजें मैंने वेक्टर के बारे में बता दिया। दूसरी चीज जो आपने जितना वेक्टर पढ़ लिया, इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेना, इसके बाद में हम आगे का फर्दर स्टार्ट करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये चीजें आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और मैंने बताया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। ए एक्स का मतलब एक्स अक्ष के अलोंग लेंथ, आई कैप का मतलब एक्स एक्स के अलोंग, जी कैप का मतलब वाई एक्स के अलोंग लेंथ, के कैप का मतलब जेड एक्स के अलोंग लेंथ। तो इस हिसाब से हम वेक्टर को, अगर मान लो कोई भी फॉर्म में मिल जाए इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर कोई इस फॉर्म में मिल जाए, मान लिया 3 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी।